If you are preparing for Borderland University B.Ed entrance exam, this video is for you. I am Nishita and I am in my B.Ed second year. So let's do some PYQs which are really important for your exam. So the first question is, which method is most suitable for active learning? कौन सा मेथड है इनमें से जो एक्टिव लर्निंग के लिए मोस्ट सुटेबल है? एक्टिव लर्निंग क्या होता है? जिसमें स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. ऑप्शंस आर लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिक्टेशन मेथड या मेमोराइजेशन. तो राइट आंसर विल बी प्रोजेक्ट मेथड. वाई? क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड में स्टूडेंट्स खुद पार्टिसिपेट करते हैं, खुद प्रोजेक्ट बनाते हैं विद द गाइडेंस ऑफ द टीचर. चाहे वो ग्रुप में बनाए, चाहे वो इंडिविजुअली बनाए, लेकिन खुद से कर रहे हैं तो वो एक्टिव लर्निंग में आता है. लेक्चर मेथड में सिर्फ टीचर लेक्चर देते हैं तो वो एक्टिव लर्निंग नहीं होता. डिक्टेशन में टीचर जो है वो डिक्टेट करते हैं, अगेन दैट्स अ टीचर सेंटर्ड मेथड. मेमोराइजेशन में भी कोई एक्टिव लर्निंग होती नहीं है, सिर्फ बच्चे रट्टा मारते हैं, तो वो भी नहीं आएगा एक्टिव लर्निंग के अंदर. Then the next question is, which age groups comes under the foundational stage? आपको NEP 2020 का जो stages है वो पता होना चाहिए. जो structure है 5+, जो भी स्ट्रक्चर है आप मुझे कमेंट्स में बताना. मैं देखना चाहती हूँ कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को नहीं. अच्छा, जिसको नहीं भी पता है उसको मैं बता देती हूँ. 5+3+3+4 होता है, लेकिन आपको इनके स्टेजेस के नाम भी पता होना ज़रूरी है. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फाउंडेशनल स्टेज का कितने से कितने ईयर्स तक होता है? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, 3 to 8 ईयर्स. ओके, और आपको बाकी जितने भी स्टेजेस हैं उनके बारे में आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में. ओके, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, परख इज़ रिलेटेड टू. परख किससे रिलेटेड है? सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन. आपको ये पता होना ज़रूरी है. परख क्या होता है उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ये भी NEP 2020 का ही पार्ट है, सो यू शुड नो दिस. So it is related to what? Assessment and evaluation. The next question is, the full form of निपुण is. निपुण का फुल फॉर्म क्या है? ये भी अगेन NEP 2020 का ही पार्ट है. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी. तो ये एक इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी ताकि हर बच्चा जो है वो रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, यानी हर बच्चे में प्रोफिशिएंसी हो, रीडिंग की, पढ़ने की क्षमता हो, अंडरस्टैंडिंग समझने की क्षमता हो, और न्यूमेरिसी जो मतलब बेसिक मैथ्स है वो कर सके. इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन बनता है, FLN का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी NEP 2020 का पार्ट है. आप लोग ज़रूर लिखना कमेंट में FLN का फुल फॉर्म क्या है. ये सारी चीज़ें ना बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में. द मोस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग इज़. मतलब अच्छे से टीचिंग हो रहा है, इफ़ेक्टिव टीचिंग अगर कहीं हो रहा है तो उसका क्या इंडिकेटर है, क्या इंडिकेट करता है? ए, कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस. सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, क्या ये एक इंडिकेटर है इफ़ेक्टिव टीचिंग का? हाई एग्जामिनेशन स्कोर्स, यानी जो स्कोर है एग्जामिनेशन में वो हर बच्चे का बहुत हाई आ रहा है, क्या ये एक इंडिकेटर है? या फिर क्लासरूम डिसिप्लिन, जो क्लासरूम है उसमें जो बच्चे हैं वो बहुत डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं? या फिर डी, चेंज इन स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड अंडरस्टैंडिंग. अब देखो सारे ऑप्शंस जो है ना आपको लगेगा कि सभी करेक्ट है, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी ऑप्शन डी, चेंज इन स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड अंडरस्टैंडिंग. इफ़ेक्टिव टीचिंग का मतलब टीचिंग का पर्पस ही ये होता है कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज लाना और उनका अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करना. ये टीचिंग का रियल इंडिकेटर होता है इफ़ेक्टिव टीचिंग का, और आपको यही टिक करके आना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लर्निंग इज कंसिडर्ड इफेक्टिव व्हेन. अगेन वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है. ए, स्टूडेंट्स कैन रिप्रोड्यूस फैक्ट्स. बी, स्टूडेंट्स स्कोर हाई मार्क्स. स्टूडेंट्स अप्लाई नॉलेज इन न्यू सिचुएशन. या फिर डी, स्टूडेंट्स कंप्लीट असाइनमेंट्स ऑन टाइम. सो मैं बताती हूँ आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहले देखो, लास्ट ऑप्शन देखो आप लोग, स्टूडेंट्स कंप्लीट असाइनमेंट्स ऑन टाइम. ये तो गलत है. ठीक है, लर्निंग तब थोड़ी अच्छा होगा जब स्टूडेंट असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट करेंगे. जो ऑप्शन आपको गलत लग रहा है एलिमिनेट करो. ठीक है, ऑप्शन डी हटा दिया. फिर देखो, स्टूडेंट स्कोर हाई मार्क्स, ऑप्शन बी.
अगर स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर रहा है तो क्या ये इंडिकेटर है कि लर्निंग अच्छे से हो रहा है? क्या पता वो स्टूडेंट चीटिंग करके भी ज़्यादा नंबर लेके आ सके, उसको भी एलिमिनेट करो ये ऑप्शन। तो उसके बाद देखो ऑप्शन ए, स्टूडेंट्स कैन रिप्रोड्यूस फैक्ट। स्टूडेंट जो है वो फैक्ट्स खुद से वो बना सकते हैं, जबकि लर्निंग का ये पर्पज़ नहीं है। लर्निंग का क्या पर्पज़ होता है मैं आपको बता देती हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सके नॉलेज को। लर्निंग का ना अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहले स्टूडेंट जो है वो नॉलेज गेन करते हैं, फिर समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग, देन उसको एनालाइज करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं और फिर लास्ट में जाके वो सिंथेसिस करते हैं। सो अप्लाई नॉलेज, खुद नॉलेज को अप्लाई करना उनको आना चाहिए नए सिचुएशन में। ये है लर्निंग का मतलब इफ़ेक्टिवनेस। ओके, इसमें कुछ मैंने इंग्लिश के भी क्वेश्चन डाले हैं। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्रेव। तो आपको सिनोनिम एंटोनिम पता होना चाहिए, ठीक है। इसका ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पिछले बार आया हुआ है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, करेजियस। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये आपको खुद बताना है, क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। शी हैज़ बीन लिविंग हियर डैश 2018। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं सिंस फॉर वाले, आपको ये मतलब कि पढ़ना है। राइट आंसर तो बी होगा, सिंस। बट मैंने ये क्वेश्चंस इसलिए डाले हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सिंस फॉर वाले आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि सिंस कहाँ लगाया जाता है, फॉर कहाँ लगाया जाता है। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, बोरो लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन स्केड्यूल में बोडो लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है? तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 8। आपको ना सारे शेड्यूल्स पता होने चाहिए, कितने शेड्यूल्स हैं उनका नाम पता होना चाहिए, किससे रिलेटेड है वो शेड्यूल्स। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट के बारे में आपको पूरा जानकारी होना चाहिए, कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, कौन से अमेंडमेंट से इनको ऐड किया गया है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट कौन से अमेंडमेंट से बनाया गया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, 86th अमेंडमेंट। जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है ना, आर्टिकल्स या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो वो आपको पता होना ही चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कनकलता बोरुआ वॉज एसोसिएटेड विथ। कौन से मूवमेंट के साथ वो एसोसिएटेड थी? तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, क्विट इंडिया मूवमेंट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ NCF इज़। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फुल फॉर्म जो है ना, आप एक कॉपी में ना लिखते जाओ, ठीक है। जो भी आपको दूसरे वीडियो आप देखते हो, जो भी नया आप कहीं से सीखते हो, तो वहाँ पे नोट करते जाओ क्योंकि फुल फॉर्म्स आते हैं। NCF का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और फर्दर अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।